तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे, हिट होंगे। तो सबसे पहले आज जो शुभ मुहूर्त है हम लोगों का 16 डेज चैलेंज कोर्स के लिए, जो ही बच्चे हमारे साथ पार्टिसिपेट किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और साथ में आज जो है ना, एक बहुत ही अच्छा दिन भी आप लोगों के लिए है, बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रन डे। इसकी भी बहुत सारी बधाई आपको है। आज इस चिल्ड्रन डे के मौके पर मैं आपका एडुकेटर, मैं आपका शिक्षक विशेश्वर पांडे, आप सभी बच्चों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना और आगामी परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि आज जो है क्लास शुरू होने वाला है, और आज क्लास शुरू होने से पहले हमें कुछ बात करनी है आपसे। और साथ में जो आज का पोर्शन है वह है वर्ण विचार, क्योंकि वर्ण बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। वर्ण से ही शुरू होता है शब्द, और शब्द से होता है वाक्य, और वाक्य से होता है पूरा संसार। तो इस शब्दों को हम जरूर पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि आपके जो परीक्षा में होने वाले जो कंटेंट हैं, जो टॉपिक्स हैं, वह कैसे होंगे, कितने मार्क्स से होंगे, कहां पर कितना हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेहनत करना एक अलग मैटर है और नंबर लाना एक अलग मैटर है। अब कहे कि ना कि हम दीवार पे चलाए मुक्का और दीवार टूट जाएगा, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए मशीन का यूज करना पड़ता है। वही बात है, नंबर लाना है तो हमको कंटेंट पढ़ना होगा जो एग्जाम में आने वाला है। हम किस पर कितना फोकस करें, ये सबसे बड़ा मैटर करता है वहां पे। तो आज उसी को क्रम को लेके आए हैं कि यदि आज हम आज पूरे सिलेबस को समझेंगे कि सिलेबस में किस टॉपिक से कितना नंबर आने वाला है, और कितने नंबर पर हम फोकस करें कि हमें नंबर अधिक से अधिक मिल जाए। तो पुनः एक क्लास शुरू करने से पहले एक बात देख सकते हैं कि आज का जो ये मेला है, सायंकालीन मेला 16 डेज चैलेंजिंग कोर्स का है, जो हम फर्स्ट डे पढ़ रहे हैं इसका आज। संस्कृत और वर्ण विचार जो आज का टॉपिक था, लेकिन हमने ये सोचा कि वर्ण विचार को पढ़ाते हुए उसके पहले आज के सिलेबस जो है इस बार का आने वाला है, क्या क्या पढ़ना है, उनको हम फोकस करें उस पर। तो हम शुरू करते हैं कि इस बार जो एग्जाम में आने वाले हैं टॉपिक्स, जो कंटेंट हमको पढ़ना है, वहां वह कितने नंबर का होगा और कैसे उसकी हम तैयारी करेंगे कि नंबर अच्छे से अच्छे आ जाए। तो बिल्कुल नहीं आपको घबराना है, क्योंकि पांडे सर हियर बाई फियर। क्यों फियर करना है आपको, 20 वर्षों का अनुभव लेके आए हैं आपके साथ, जो जोड़ने वाले हैं आपको। अगर आप मेरे साथ जुड़कर प्रॉपर तरीके से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो नो डाउट आपको 90 अबव नंबर आएंगे। और ऐसा प्रीवियस कई सालों से होता रहा है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं आपको, ये कई सालों का प्रूफ है मेरे पास कि जो बच्चे जुड़ के पढ़े संस्कृत हमसे, उनका 19 प्लस नंबर आया है, यानी कि A1 आता है। हर एक नंबर अपने लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमें हर चीज को, हर टॉपिक को उतना ही ध्यान से पढ़ना होगा। किसी टॉपिक पर कम फोकस नहीं करना है, लेकिन उसमें जो टॉपिक्स आने वाले हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस शुभ दिन में जो क्या क्या टॉपिक्स होंगे और क्या क्या नंबर उसमें आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला जो बात है यहाँ पे, सबसे जो पहला दे सकते हैं आप यहाँ पे कि ये 10वीं कक्षा के लिए सिलेबस लिया गया है। 20 और 20 और 25 और 26, यानी कि 25-26 का सिलेबस है। ये विषय कोड संख्या एग्जाम के लिए होता है, एग्जाम भरना पड़ता है आपको। संस्कृत दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है ना, प्रश्न पत्र में क्या क्या आएंगे आपको देखिए। वार्षिक मूल्यांकनाया निर्मित प्रश्न पत्र चतवारा खंडा भविष्यन्ति ही, यानी कि आपके प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे। इसमें 4 खंड में क्या क्या होंगे, यानी कुल मिला के 80 मार्क्स के होते हैं। 80 मार्क्स में आपको किस खंड में कितने मार्क्स जोड़ने वाले हैं आपको। सबसे पहले जो है खंड क की बात करते हैं। तो खंड क में अपठित अवबोधन होता है, जो 10 नंबर का होता है। ये अपठित क्या होता है सर जी? अपठित मतलब कहीं से डाल देना, कहीं से कहानी डाल देगा, उसमें आपको पढ़ना है और उसी से प्रश्न उत्तर, उसी से मैचिंग, उसी से फिल इन ब्लैंक्स करने को देगा आपको। तो ये आपको 10 नंबर के आते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। अपठित गद्यांश है, यानी कहानी दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको पढ़ना है और पढ़ के
उसका उत्तर देना है उसके बेस्ड, मतलब उस पर आधारित। क्लियर। खंड ख क्या कहता है? रचनात्मक कार्यम, जो 15 नंबर के होंगे। बहुत बच्चों को ये पता नहीं होगा सर कि सर रचनात्मक कार्य में क्या क्या आता है। हाँ जी, ये बात मैं जान रहा हूं, क्योंकि बच्चे आज तक ऐसे बच्चे हैं जो सही शिक्षक के पाले नहीं पड़े हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि सर ये अपठित अवबोधन में क्या आता है, रचनात्मक कार्य में क्या क्या कार्य करने को पड़ते हैं। तो सारी बात को डिटेल्स जानने वाले हैं क्लास शुरू करने से पहले हम। तो ये आते हैं आपको 15 नंबर के। उसके बाद खंड ग की बात करें तो ये आता है अनुपयुक्त व्याकरण से, आपको आएगा 25 नंबर का आएगा। और खंड ख जो आपको घ होगा वह होगा पठित अवबोधन, यानी कि पठित मतलब हो गया आपके पढ़े गए चैप्टर से संबंधित प्रश्न आएंगे, जो होंगे 30 नंबर के। कुल मिला के 25 और 30, 55, फिर आता है आपको 10, 65 और 15, कितने नंबर हो गए? 80। तो 80 मार्क्स में अब हमें देखना है कि क्या क्या आएंगे आपको। अब कितने अपठित गद्यांश में कैसा गद्यांश आता है, इसको देखने वाले हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका गद्यांश होगा, और रौनक जी हैं, लिखते हैं प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खुश रहें आप, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद है। तो बच्चों दिखा रहे हैं आपको कि जो आपके 80 नंबर के मार्क्स होने वाले हैं वो कहाँ कहाँ कितने आएंगे। जो पहला जो मार्क्स है आपका, जो ये 10 अंक का है, गद्यांश से आएगा। जो गद्यांश कहीं से डाल सकता है उसको, गद्यांश कहीं से डालता है उसमें। तो गद्यांश में जो है वो आपको 10 नंबर कैसे आएंगे? तो लघु रचनात्मक कार्य में 2 नंबर के आते हैं। पूर्ण वाक्य जो होता है, मतलब जिसमें पूर्ण वाक्य हो, लघु वाक्य में हो गया जिसमें आपको सिर्फ शब्द लिखने पड़ते हैं। पूर्ण वाक्य में पूरा वाक्य लिखना पड़ता है, ये आता है आपको 4 नंबर का। शीर्षक देना पड़ता है, ये होता है आपको 1 नंबर का। और जो भाषिक कार्य है, मतलब वैकल्पिक प्रश्न पूछते हैं, सारे का हम बताने वाले हैं एक्सप्लेनेशन में आपको। जो 3 नंबर के होते हैं, कुल मिला के 10 नंबर आपको आते हैं। सेकेंड था मेरा रचनात्मक कार्य। ये मैंने बताया था कि सर इसमें होता क्या है, सर कैसा कार्य करेगी इसमें रचनात्मक कार्य में हम नंबर उठा ले वहां पे। तो सबसे पहले जो है औपचारिक अनौपचारिक पत्र आता है आपको, जो 5 नंबर का होता है। क्लियर। जो दूसरा है वो है आपको
बहुत आसान सा होता है ये पत्र लेखन, क्योंकि उसमें दिया होता है मंजूषा, और मंजूषा आपका बहुत हेल्प करता है। बताएंगे, सब पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सब पढ़ाने वाले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेना है। बस आज आपको ध्यान देना है कि किस नंबर से, किस टॉपिक से कितना का प्रश्न आता है आपके पास। उसके बाद है चित्र वर्णन, जो है बहुत आसान सा होता है, अथवा होता है अनुच्छेद लेखन। तो चित्र वर्णन पर फोकस करना है, जो 5 नंबर मुट्ठी का होता है आपके यहाँ पे। उसके बाद आइए आप हिंदी अगला भाषा अनुवाद अनुवाद करना है, 5 नंबर का आता है, यानी कि कुल मिला के 15 नंबर समझ गए, जो आपको खुद से काम करना है। मतलब इसमें आपको हेल्प देगा सिर्फ मंजूषा, उसको पढ़ना है और बस उसको फिल करना है, बस ये आता है 15 नंबर का, तो इजी मिल जाता है आपको यहाँ पे। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए खंड ग, खंड ग की बात करें हम, खंड ग की बात करें तो संधि, तो संधि आपको पढ़ना है, संधि पढ़ाऊंगा मैं आपको। बिल्कुल, जहां पे टॉपिक समझ में नहीं आता हो कि सर क्या बता रहे हो, वहां कमेंट कीजिएगा आप, क्योंकि आप मेरे बहुत अपने हैं और पूर्णतः डेडिकेशन डिवोशन के साथ हम आपके पास जुड़े हैं। तो जहां भी दिक्कत होगी, सर इस कितना नंबर का आ रहा है इसको बता दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा उसके लिए। तो आप समझ जाइए यहाँ पे कि संधि को जो है अनुपयुक्त व्याकरण में जो 25 नंबर का आने वाला है, उसमें आपको आने वाले हैं संधि। संधि जो आएगा वह मात्र आएगा 4 नंबर का आएगा। ऐसा करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत बेटर होगा आपके लिए। उसके बाद आप इसको पेज में डाल के, और फिर हम उस तरह से पढ़ाई करने वाले हैं कि हर टॉपिक पर हमारा नंबर जो है ना उतना बन जाए। ठीक है। दूसरी आती है समास। संधि के बाद आता है समास, जो बहुवैकल्पिक आते हैं वह देंगे आपको, उसमें ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन को देख के टिक लगाना है, जो उचित ऑप्शन होगा, जो सही ऑप्शन होगा वहां टिक लगाना होता है। ये होते हैं 4 नंबर के। तीसरा है जो आगे आने वाला है वो प्रत्यय है। प्रत्यय तो आप जानते ही हैं, पहले से जानते हैं, लेकिन प्रत्यय भी पढ़ाएंगे आपको हम, वो भी 4 नंबर का आता है। आगे आता है वाच्य प्रकरण। वाच्य बदलना है, मतलब ये वाच्य भी एक टॉपिक है संस्कृत व्याकरण का, इस भी आपको आएगा, ये आपको 3 नंबर का आते हैं। समय लेखन सबसे मुट्ठी वाला, सबसे मुट्ठी का होता है समय लेखन, बहुत इजी होता है, क्योंकि 4 नंबर दे रहा है, ये तो अपना ही आपका है, बिल्कुल ये अपना होता है। अव्यय आते हैं, अव्यय जो होते हैं वो 3 नंबर के आते हैं। संशोधनम कार्यम आता है, जो आता है 3 नंबर का, कुल मिला के 25 नंबर ये आपके बिल्कुल अपने हैं, मुट्ठी के नंबर हैं, जो आपको यूं ही आपसे उससे लेना है, समझना है। और सारे के सारे पढ़ने वाले हैं 1 बाई 1 करके इन 60 दिनों में, और 60 दिनों में सिलेबस पैक, और नंबर लाना है 91 से एभव, क्योंकि हमें चाहिए ग्रेड 1। हमारे किसी भी विद्यार्थी को 90 से कम नंबर नहीं आता है, इसलिए हम चाहते हैं 91 से हो लाए, तब जाकर ना टॉपर बनेंगे आप, ये हमारी इच्छा है। अब आते हैं इसके बाद, देखिए इसके बाद क्या होगा आपका खंड, हम ग की बात कर लिए, अब आना है खंड घ के लिए। तो खंड घ के लिए आते हैं, तो देखिए खंड घ में जो आते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है, देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, और कितने नंबर का पढ़ना है ये भी देखना है हमको उसमें। अब खंड जो घ आता है बाबू, वो खंड घ, वो जो खंड घ आता है मेरा, ये देखो खंड घ जो आता है आपका, ये आता है गद्यांश आता है, ये गद्यांश आता है, जिस वही गद्यांश है जो कहानी को पढ़ना है, और कहानी को पढ़कर उत्तर देना है, बहुत आसान सा होता है, जो आपको हम बताएंगे। गद्यांश लगभग 10 गद्यांश पढ़ाएंगे, और कम से कम 20 गद्यांश का प्रैक्टिस कराएंगे आपको, गद्यांश का नंबर आपके मुट्ठी में हो जाए। तो ये भी होता है आपको मतलब लघु
प्रश्नात्मक ये होते हैं मतलब कि 1 नंबर के होते हैं, जैसे कि मतलब कि एक वर्ड में उत्तर देना है, एक पद देना, उत्तरा लिखता, एक पद में उत्तर देना होता है। दूसरा है पूर्ण वाक्य में दीजिए, जो होता है 2 नंबर का। तीसरा होता है 2 नंबर का होता है। फिर पद्यांश। अब गद्यांश मतलब क्या हो गया? गद्यांश मतलब है बाबू कहानी, कहानी से उठा कर देगा जो आपके बुक से होगा, ये जो आपके बुक से होगा। ये पद्यांश क्या होता है? श्लोक देगा आपको। क्या देगा आपको? श्लोक देगा। श्लोक से भी वही नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, इतना का प्रश्न आएगा आपको। नाटक्यांश बस आपके चैप्टर में 2 ही नाटक दिए गए हैं, याद होगा आपको। पहला जो है आपको शिशु लालनम चैप्टर है, और दूसरा है सौहार्द प्रकृति माता वाला जो कहानी है वो है। 2 नाटक है, 2 नाटक कहानी से ये नाटक देगा आपको, जो भी होगा 1, 2, 2 यानी कि 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये सारे आप इसको हम चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका बेटर होगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्या क्या कितने नंबर का आएगा, आइए आप उसको लिख लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए, बेटर हो जाएगा। जो भी जुड़े हैं बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की इस क्लास को हम शुरू किए हैं। तो नो डाउट हम बता रहे हैं ये नाटक होगा, और नाटक से जो होंगे भी आपके वही प्रश्न आएंगे। नाटक 2 किताब में दिया हुआ है, 2 आपके नाटक हैं बुक में, 1 और 2, शिशु लालनम और प्रकृति सौहार्द, ये वाला होगा पार्ट आपका। आगे बढ़िए। अपठित गद्यांश ये बस वही है, विशेष कुछ नहीं था, विशेष कुछ नहीं था आपके लिए। मैं इसको साफ कर दूं। चलो बाबू, नाटकांश के बाद आ गया मैटर, आ गया आपका अब यहाँ पे ये मैटर आ गया। उसके बाद 14 नंबर में आता है नाटकांश। जी हाँ, ये भी 5 नंबर का होगा। उसके बाद है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण सीखना पड़ेगा। प्रश्न निर्माण कैसे करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये प्रश्न निर्माण आपका, जो आपके एग्जाम में आता है 4 नंबर का, जो एग्जाम में आता है 4 नंबर का आता है। अन्वय या भावार्थ करना, हर श्लोक का अन्वय करना, हम अन्वय भी पढ़ाते हैं आपको। अन्वय भी हर चैप्टर में जो श्लोक है उनके अन्वय में सिखाता हूँ आपको। तो हर कंटेंट का अन्वय सिखाऊंगा, हर चैप्टर में जो श्लोक है उनके अन्वय बताऊंगा। वो आपके मनसा से भरना होता है, उसको देख के भरना पड़ता है, बहुत ईजी होता है, काफी मतलब मजा आएगा चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें तो आपको। फिर है घटना क्रमानुरूप वाक्य लिखना। ये क्या होता है सर जी? तो जो कहानी आप चैप्टर में पढ़ेंगे उस कहानी से ही वह 8 वाक्य देता है, 10 वाक्य देता है, 10 वाक्य को देता देखा जो इधर उधर करके देगा। तो सही क्रम से जाना होता है, उसका मतलब सही काम, मतलब ऊपर से जो पहली बात है उसको पहला लिखना, जो दूसरी बात है उसको दूसरा लिखना, तीसरी जो मैटर है उसको तीसरा में लिखना। ये होता है घटनाक्रम के अनुसार लिखना उसको यहाँ पे। और 18 जो नंबर का यहाँ पे प्रसंगानुकूलम अर्थ लिखनम, इसको अर्थ लिखना होता है यहाँ पे। तो 30 नंबर का होता है। कुल मिलाकर यहाँ पे 80 नंबर का आपको एग्जाम में आते हैं। 20 नंबर आपके एग्जाम से पूछते हैं। तो हम समझते हैं कि पूरा सिलेबस आप यहाँ पे समझ गए होंगे, इसको आपने लिख भी लिया होगा। अब है आज से शुरू करने वाले हैं, तो वर्ड शुरू करने वाले थे। आपका समय काफी कम बचा है सिलेबस को बताने में, लेकिन वर्ड का कुछ हम पाठ पढ़ाएंगे आपको। वर्ड को 2 दिन पढ़ाएंगे क्योंकि वर्ड बहुत जरूरी आपके लिए है। वर्ड है तो शब्द है, शब्द है तो वाक्य है, और वाक्य है तो पूरा संसार है, संस्कृत है, हिंदी है। तो लिटरेचर का जो वर्ण है वही शुरुआत होता है। तो वर्ण क्या है इसको समझेंगे हम यहाँ पे। ये सारा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, मतलब कि जो एक पद में आएगा ये सब कुछ दिया हुआ है, कोई खास नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। अब ये दे रहा है कि अगर
ये दिया हुआ है आपको कि संधि अगर पढ़ना है, संधि स्वर संधि है, तो स्वर संधि में यण है, अयादि है, पूरा संधि नहीं पढ़ना है, तो पूरा नहीं पढ़ाना हमको। यहाँ पे सिर्फ जो टॉपिक्स है उसी को पढ़ाना है, यण, अयादि और पूर्व रूप संधि पढ़ाना है। व्यंजन संधि में क्या पढ़ना है, तो प्रथम वर्गीय, तृतीय वर्ण परिवर्तनम, प्रथम वर्ण से पंचवर्ण परिवर्तनम, बस 2 ही पढ़ना है। विसर्ग पढ़ना है, विसर्गस्य उत्वम रत्वम, विसर्ग लोपः, विसर्ग स्थाने स स स, ये पढ़ना है। समास में क्या पढ़ना है, समास में बस 4 पढ़ना है। समास 6 होते ना वो, तो समास में 4 पढ़ना है। तत्पुरुष पढ़ना है, बहुब्रीहि पढ़ना है, अव्ययी भाव पढ़ना है, द्वंद्व पढ़ना है, बस 2 कट गया है। क्रमधारय नहीं पढ़ना है आपको, क्रमधारय नहीं पढ़ना है, और साथ में नहीं पढ़ना है आपको द्विगु समास नहीं पढ़ना है, बस 4 पढ़ना है इसमें। ये समास 6 होते हैं और 6 में बस हमको 4 पढ़ना है यहाँ पे समास में, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे दिमाग में। इसको प्रत्यय है, प्रत्यय पढ़ना है, तो किस प्रत्यय में तबियत है, अनियर है, कथ है, कटवतु है। तो प्रत्यय में मतुप है, ठक है, तव है, तल है, 4 ही पढ़ना है। और स्त्री प्रत्यय में टाप और डीप है, यानी कि कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गो मात्र पढ़ना है, 10 गो पढ़ना है प्रत्यय आपको। यहाँ पे आपका प्रत्यय का सिलेबस क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे आइए, अब देख लो बाबू, यहाँ पे प्रत्यय बता दिया आपको, यहाँ पे प्रत्यय बता दिया। उसके बाद अब वाच्य परिवर्तन में केवलम लट लकार में कर्तृ कर्म क्रिया, बस लट लकार में पढ़ना है। जैसे अब अभी तो इसको हम कुछ विशेष नहीं बता सकते, क्योंकि उसके लिए पहले आपको इसको पढ़ाना पड़ेगा वाच्य क्या है। लेकिन बस ये लकार 5 होते हैं ना, तो टेंशन लेना है कि बस 5 पूछना है हमको, बस ये लट लकार में पढ़ना है। लट लकार में बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो समय लेखन में अंक स्थानीय शब्द समय लेखनम, अंक दिया रहेगा, वहां पर समय भरना होगा आपको, बहुत इजी है। अव्यय जो है, देखिए अव्यय, अव्यय जो है इतना अव्यय याद करना पड़ेगा आपको, मैं लिखाऊंगा। अव्यय मतलब, अब उच्चय मतलब जोर से, च मतलब और, स्व मतलब आने वाला कल, हया मीन्स बीता हुआ कल, ये अव्यय है। अध्यय मीन्स नीचे, अत्र तत्र मतलब यहाँ वहां, यत्र यत्र मतलब जहां, कुत्र मीन्स कहां, इदानीं मतलब इस समय, अधुना संप्रति संप्रतम मतलब होता है इस समय ही होता है ये। तदा मीन्स यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, कदा मीन्स कब, सहसा मीन्स अचानक, वृथा मीन्स बेकार, समय मीन्स धीरे धीरे, अपि मतलब भी, उता मीन्स कहां से, तस्ता मतलब इधर उधर, यदि तदहि, जब तब, यावत तावत, जब तक। ये सारे आपको अव्यय पद याद करने पड़ेंगे। मैं लिखाऊंगा, याद करूंगा, और आप सुनूंगा मैं। जब तक याद नहीं होगा ये सारे मतलब मुश्किल है, तो आपसे होमवर्क दूंगा, जब पढ़ाऊंगा तब फिर सुनूंगा मैं आपसे इसको। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर आता है, टॉपिक नंबर 11, अशुद्धि संशोधन में क्या होता है, वचन, लिंग, पुरुष, लकार, विभक्ति, इस सब से देगा, मतलब आपको वाक्य गलत देगा और आपको वहां वाक्य को सही भरना होगा, सही सही करना पड़ेगा, यही होता है अशुद्धि संशोधनम। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या पढ़ना है देखो। अब है गद्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक कार्यम। जो प्रश्न का प्रकार होगा आपका, एक पदेना पूर्णवाक्येन प्रश्नप्राणी, मैंने एक पद उत्तर देना होता है गद्यांश का, फिर पूर्णवाक्य देना पड़ता है, फिर गद्यांश देना पड़ता है। भाषिक कार्यम हो गया, वाक्य, कर्तृक्रियापदम, विशेषण विशेषम, पर्याय विलोपम, समानार्थक शब्द, यही भाषिक कार्य में होता है। मतलब जो गद्यांश होगा ना, उसमें क्या इसका पर्यायवाची बताइए, विलोम बताइए, इसका समानार्थक शब्द बताइए, ये सारे गद्यांश के पार्ट है ये सब, है ना।
13 पद्यांश जो है, जो पद्यांश आपके हैं वो है, मतलब उसमें वही है पद्यांश, मतलब जो बताया ना कि पद श्लोक देगा आपको, यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे श्लोक देगा, और श्लोक से भी सारे प्रश्न करेगा आपको यहाँ पे। वाक्य कर्तृ कर्तृ क्रिया पद चयनम पूछेगा, इसमें वाक्य बताओ, इसमें कर्ता पद कौन है, क्रिया पद कौन है, ये पूछेगा आपसे। विशेष विशेषण सब पढ़ाएंगे आपको। पर्याय विलोम विलोम शब्द ये तो पहले से पढ़ के आएंगे, कुछ और बताएंगे आपको इसमें। सर्वनाम स्थानीय संज्ञा प्रयोगम, इस सर्वनाम संज्ञा के नाम पर कौन सर्वनाम आएगा, ये सब कुछ पढ़ाने वाले यहाँ पे हैं। तो सारे जो कंप्लीटली आपके एग्जाम में आने वाले हैं सारे शब्द यहाँ पे। इसके बाद देखता हूँ क्या है और आपको पढ़ना पढ़ना तो सब कुछ है यहाँ पे, बस आपको सिलेबस आज मैंने बताया, सिलेबस इसी सिलेबस के बेस पर हमको पूरा 60 दिन में कोर्स को खत्म करना है अपना। और कोर्स खत्म करने से मतलब नहीं है, हमको मतलब है इसमें नंबर उठाने से। नंबर कैसे आएगा मेरा, इसको देखना है यहाँ पे। चौदह नंबर नाटकांश आएगा, जो बताया कि दो ही चैप्टर है आपके। एक तो है शिशु लालनम चैप्टर जो आपके नाटक से आता है, और दूसरा जो है वो आपका प्रकृति सौहार्द, जो उसमें बाघ है, मोर है, तोता है, कोयल है, सब खुद को किंग मानते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं। बाद में भारत माता आती है, कहते नहीं झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, आप सब क्या है मेरे, आप सब मेरे पुत्र हैं और हमें मिलजुल कर रहने में क्या है, हमारी भलाई है। तो ये जो है ना, दो गो नाटक आएगा आपको, दो गो नाटक आएगा। तो नाटक से भी वही होगा, कर्तरी क्रिया पद चयनम, विशेष विशेषणम, पर्याय विलोम चयनम, सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोगम। 15 में आता है वाक्यसु रेखांकित प्रदानी अद्वित चतुर्णाम प्रसानाम निर्माण, प्रश्न निर्माण आएगा। श्लोक अन्वय आएगा आपको। घटना क्रमशः कथा लिखना आएगा, घटना क्रमशः घटना जैसा लिखा है वैसा ही हुबहू उसको बनाना पड़ेगा। और लास्ट में आता है प्रसंगा अनुकूलनम अर्थ लेखनम। तो ये सारे इस तरह से आपके सिलेबस आज के पैक हो गए। हमने 80 नंबर का सिलेबस था उसका पूर्ण रूप से व्याख्या किया है। आशा है कि आप उसको स्क्रीनशॉट लिए होंगे इसका, या फिर इसको लिख लिए होंगे कौन कितना मार्क्स का है। हालांकि जब भी कोई टॉपिक शुरू करेंगे हम उसको उसको उसके पहले बताएंगे कि कितना नंबर का ये क्वेश्चन आपको आने वाला है। क्लियर? तो यहीं पे हम अब क्लास को शुरू करते हैं आज के। और जो आज का टॉपिक था मेरा वर्ण, समय तो आज बहुत हम लोग ले लिए इस चैप्टर को बताने में ही, लेकिन हम वर्ण को शुरू करेंगे आज। वर्ण क्यों वर्ण को शुरू करेंगे, वर्ण की इतनी खुशी क्यों होती है कि वर्ण में कुछ हमने अपना वर्ण में कुछ अपना दिमाग लगाया है। क्या है सर जी? वर्ण विचार। आज इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। पूरा क्लास नहीं हो पाएगा आपका, छाम पाते क्योंकि हम आज सिलेबस बताएं आपको। कल इसी वर्ड का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, मतलब उसमें लगभग हम उसको क्लियर करेंगे। वर्ण के लिए कुछ खास बात है, क्योंकि वर्ण को जो है ना कुछ ऐसे पढ़ाया गया है ट्रेडिशनल वे में। हमको शुरुआत जो मतलब हम लोग के गुरु जी पढ़ाए, हमको भी गुरु जी मेरे वही पढ़ाए थे, और शायद आप भी वही पढ़ के आए होंगे। वर्ण किसे कहते हैं, क्या पढ़े थे बताइए आप लोग? आप लोग पढ़े होंगे वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। आपने यही पढ़ा हुआ ना? हम भी यही पढ़े थे कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन 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 जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो इसमें कुछ सोचा कि भाई वर्ण का ध्वनि जो है उसमें खंड या टुकड़ा नहीं होना मतलब नहीं टूटता है क्या? टूट तो जाता है मतलब। तो हमने कहा नहीं, ये परिभाषा गलत पढ़ाया लोगों ने हमें, आपको भी लोगों ने गलत पढ़ाया था। हमने अपना खुद की परिभाषा बनाया, क्योंकि मैं प्रूव करता हूं। देखिए आपने क्या पढ़ा था यहाँ पे, वर्ण किसे कहते हैं? आपने यही पढ़ा था उसको कि वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है, वह मूल ध्वनि है जिसके
खंड या टुकड़े, इसके खंड या टुकड़े नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यही पढ़े थे बाबू आप लोग, हम भी यही पढ़ के आए थे बच्चा लोग हम भी यही पढ़ के आए थे। तो क्या यह परिभाषा सही है हमारा? क्या इसे सही मान ले हम? क्योंकि सारे बुक्स में ऐसे ही कहते हैं, सारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या क्या क एक वर्ण है? क्या क एक वर्ण है कि नहीं है? है सर, क एक वर्ण है, क एक व्यंजन वर्ण है भाई। तो ये टूटा तो है यहाँ पे, क हलंत जो अ, तो ये क्यों टूट गया यहाँ पे? ये क्यों टूट गया भाई यहाँ पे? क्यों टूट गया यहाँ पे? ये इसको तो इसके अनुसार नहीं टूटना चाहिए, यहाँ पे टूट गया यहाँ पे। तो मेरे समझ से ये परिभाषा जो है ना उतनी उचित परिभाषा नहीं है। मैं किसी गलती नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या कहा इसका, मैंने अपने शब्दों में इसको बनाया है, इसकी परिभाषा को। वो इस प्रकार से है, क्या है ये, मेरे समझ से परिभाषा उचित नहीं है। हमने क्या बनाया है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जिनके सार्थक रूप में मिलने से शब्द निर्माण होता है। ये मेरा अपना डेफिनेशन है, शब्द निर्माण होता है, ये मेरा अपना डेफिनेशन है, ये मेरी अपनी परिभाषा है। ये कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके जिसके सार्थक रूप में मिलने से शब्द निर्माण होता है। क्या होता है सर जी? देखो यहाँ पे क हलंत जुड़ अ, ल हलंत जोड़ अ, म हलंत जोड़ अ, क्या बना गया यहाँ पे? कलम। यानी कि सार्थक शब्द जुड़ेंगे तो इसका इसका निर्माण यहाँ होगा, यहाँ पे कलम बनेगा यहाँ पे। तो आपने दोनों दोनों जो है, आपने दोनों परिभाषा में आपने क्या पढ़ा? आपने क्या पढ़ा दोनों परिभाषा में? कुछ अंतर पाया आपने यहाँ पे, कुछ अंतर पाया आपने यहाँ पे। क्या अंतर मिला आपको यहाँ पे? अंतर मिला आपको यहाँ पे कि भाई नहीं, ये राइट लग रहा है हमको, ये राइट लग रहा है, क्योंकि सार्थक शब्द के मिलने से शब्द का निर्माण हो रहा है। वहां पे शब्द बन रहा है कब? जब सार्थक शब्द मिल रहा है तब। क्लियर? अब इस आते हैं कि वर्ण को सर हम लोगों ने कितने भागों में बांटा? यहाँ पे वर्ण को कितने भागों में बांटा हम लोगों ने यहाँ पे? तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। क्या क्या है बाबू? एक में है स्वर वर्ण, एक में है स्वर वर्ण, और दूसरे में है व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। एक में स्वर वर्ण और दूसरे में व्यंजन वर्ण। हम लोगों ने वर्ण को इस तरह से बांटा, व्यंजन के वर्ण के दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम अब जानेंगे कि स्वर वर्ण क्या है, जानेंगे स्वर वर्ण क्या है और स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो यहां लिखेंगे हम स्वर वर्ण लिखेंगे यहाँ पे। तो स्वर वर्ण क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है यहाँ पे? तो इसकी परिभाषा होती है यहाँ पे जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के जिन वर्णों के
उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे किसी वर्णों की दूसरे किसी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर वर्ण कहलाता है। यानी कि दूसरे वर्ण किसी वर्ण की सहायता उसमें नहीं ली जाती है, वह स्वर वर्ण कहलाता है। अब इसमें स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे आप पढ़े होंगे ना, अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ हर ए ऐ ओ औ। यानी कि जो अ से लेकर अ से लेकर औ तक अ से लेकर औ तक जो वर्ण आते हैं ये स्वर वर्ण कहलाते हैं, अ से लेकर औ तक। स्वर वर्णों की जो संख्या है, स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है पता आपको है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। हाँ जी। अब देखो एग्जाम में पूछता है, ये वैकल्पिक प्रश्न पूछता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। बाबू भूलिएगा मत, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। एग्जाम में आता है आपके हमेशा, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद। स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण के भेद देखिए आप, स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण के 3 भेद। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। क्या क्या है? एक में आ गया ह्रस्व स्वर, दूसरा में आ गया दीर्घ स्वर, और तीसरा में आ गया प्लुत स्वर। हाँ जी सर, स्वर तो पता है सर, स्वर ह्रस्व पता है, दीर्घ पता है, ये प्लुत क्या होता है सर? बिल्कुल बताने वाले हैं। प्लुत क्या होता है? बिल्कुल बताने वाले हैं आपको। प्लुत 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 क्या होते हैं इसमें, आपको बताने वाले हैं इसको हम। तो सबसे पहले जाने हम ह्रस्व को, यानी कि ह्रस्व है क्या सर जी? ह्रस्व स्वर वर्ण, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं वो। जैसे हो गया आपको अ, हर्ष ई, हर्ष उ, ए इत्यादि। ये क्या हो गए? ये सारे आपको
ये सारे आपको हो गए हर्ष स्वर के एग्जाम्पल हो गए आपको। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अ आ ई उ, तो पढ़ने का तरीका सीखना होगा उसको, तब पता लेंगे हर्ष क्या दीर्घ क्या है। जिसमें कम लगता था, अ बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं तो समय बहुत कम लग रहा है। फिर आ, तो आ बोल रहे हैं तो फिर समय लंबा लग रहा है वहां पे आ। फिर हर्ष ई, फिर दीर्घ ई बोल रहे हैं तो कंठ दुखा गया, दीर्घ ई, एकदम कंठ चला, दीर्घ ई। देखिए जब बोलेंगे तो दीर्घ तो लगा आप कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है दीर्घ, तो यानी कि वो दीर्घ होता है, इसमें लंबा समय लगता है यहाँ पे। तो ये सारे हो गए आपको, क्या हो गया, स्वर हो गए यहाँ पे। दूसरा है दीर्घ, दीर्घ स्वर, इसको क्या बोलते हैं, ये है ये है जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना, ह्रस्व से दोगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर कहलाता है। अब कैसे जो बोला हमने अ आ ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, तो वही सारे जो है ना डबल समय लेते हैं आप बोलने में। तो इसमें हो गए आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ये सारे क्या हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये सारे दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल हो गए। और जो है तीसरा जो है आपका वो है प्लुत। ये क्या होता है सर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो मैंने बताया ना प्लुत स्वर, तो आपको पता नहीं होगा ये क्या होता है, पहले इसका लिखते हैं, इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पे। जिन वर्णों का जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना, ह्रस्व से ह्रस्व से ह्रस्व से तिगुना, तिगुना, और दीर्घ से दोगुना समय लगता है। प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्लियर। सर आपने ये तो बताया कि ह्रस्व से दोगुना, ह्रस्व से तिगुना और दीर्घ से दो गुना समय लगता है इसमें बोलने में। ये कौन सा शब्द है सर, आइए देखते हैं कौन शब्द है जिसमें इतना लंबा टाइम लगता है बोलने में। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो वेद होते हैं ना, वेद हमारे यहाँ चार होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एग्जाम में भी आता है कि वेद कितने होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है कि 50 नंबर का, 20 नंबर का होगा आपका, ऑब्जेक्टिव में होगा। तो वेद कितने होते हैं पूछता है, वेद कितने होते हैं, चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद चार हमारे यहाँ है। तो जी जो सामवेद होता है ना, सामवेद में जो भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र हैं उनका उपयोग किया था, उनके बारे में पढ़ाया था वहां पे। तो सामवेद जो बजाने वाले हैं मेनली इसी इसी फ्लूट स्वर का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं वहां पे। जैसे आप कहते हैं ना, आप वो जब गाएंगे तो गाएंगे यहाँ पे सा रे, सारे रे, है ना, सारे, और लंबा जा रहा सारे गा मा आ आ आ करता है ना। तो मैंने क्या है मतलब वो लंबा स्वर जा रहा है वहां पे, वो लंबा जा रहा है वहां पे।
तो ऐसे वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं, प्लुत वर्ण बोलते हैं। एक और देखिए यहाँ पे, आप जब कभी ओम बोलते हैं ना, ओम, तो ओम बोलते हैं ना, लंबा गया नहीं वहां पे, तो ओम जो है ना लंबा गया, ओम बोलते हैं, ओम में पूरा ब्रह्मांड है, सीधा ओम बोलने का तरीका सही नहीं है। ओम सीधा बोलने का ओम कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं माइंड को कंसंट्रेट करना, खुद को मेडिटेट करना, तो बोलिए ओम। हाँ जी, ये शब्द हुआ वहां पे, और ये सारे प्लुत स्वर में आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज व्यंजन तो कर नहीं पाएंगे, तो आज बस स्वर के का काम किया हमने, कल व्यंजन करने वाले हैं। कल क्या होने वाला है, व्यंजन होने वाला है। हम चाहते हैं इसको आप लिख लें, इसको आप, पुनः मैं आता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, या फिर सारे पीडीएफ जो है आपके, वह लिसन लिसन, सारे पीडीएफ आपके ऑफिशियल वेबसाइट्स, हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, या इसी पर आपको एप्स पे डाल दी जाएंगे, वो जो ले सकते हैं। तो आज की जो क्लास में हमने देखा, पूरा सिलेबस के साथ साथ वर्ण का कुछ पार्ट देखा। कल हम लेके आएंगे पुनः वर्ण का पार्ट सेकेंड, जिससे सारे वर्ण का करेंगे एक्सप्लेनेशन, और वर्ण से संबंधित जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण आएंगे, आने वाले होते हैं, उन पर करेंगे चर्चा पर चर्चा। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।